दोस्तों नमस्कार, मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं प्रतिभा फाउंडेशन में। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, आज के इस नए वीडियो में आप यदि 6 to 8 और 8 to 10 में सामाजिक विज्ञान में बीपीएससी के टीचर बनने के लिए आप परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, तो ये जो है आपका सबसे जो ओवरव्यू आपका जो मिलेगा किताब का, ये देखिए आपको एससीईआरटी का किताब है। इसी से सारा क्वेश्चन जो है बेस क्वेश्चन जहां से आपको पूछने की पूरी संभावना है, ये क्लास 6 का है। और ये क्लास 6 में ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन हैं, आज मैं इतिहास लेकर शुरू कर रहा हूं। इसके बाद धीरे धीरे आप क्लास 6 का, 7 का और 8 का भी जो है लगले जो है आपको वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। इसके बाद ज्योग्राफी का भी वीडियो जल्द ही अपलोड कर देंगे। तो आप तैयारी पहले कर रहे थे और तैयारी में धार देना है, तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। और इस वीडियो को जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपकी तैयारी जो है ना, मान के चलिए कि आपकी अधूरा ही है। क्योंकि आपको जो सिलेबस जो है, पूछने का जो सिलेबस है, आपको देखेंगे कि क्लास 6 का जो ये बुक है, इसमें जो है पूरे प्राचीन भारत का सिलेबस दिया हुआ, टॉपिक दिया हुआ है। और यही चीज जो आप कंपटीशन में तैयारी करते हैं, तो वहां भी यही चीज का सिलेबस है। क्लास 7 देखेंगे तो उसमें मध्यकालीन भारत का सिलेबस दिया हुआ है। इसके बाद क्लास 8 देखेंगे तो उसमें आधुनिक भारत का सिलेबस दिया हुआ है। इसी प्रकार से आपको क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 में ज्योग्राफी का भी पोर्शन है, समझिए। तो इस ख्याल से जो है ना, आपका जो बेस जो क्वेश्चन है, आपको यहीं से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। जब यहां से क्वेश्चन बनेगा तो इसको ही हम सबसे पहले क्यों नहीं पढ़ें और इससे एक बेस बना ले, ताकि ये पूरी संभावना है इसमें कि आपको यहीं से क्वेश्चन पूछने की। कारण यह है कि ये बिहार सरकार में ये जो स्कूल विद्यालय है उसमें ये किताब चलते हैं और इसमें सारे टॉपिक्स दिया हुआ ही है। तो इस टॉपिक में जैसे कि आपको उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि महाजनपद के विषय में दिया हुआ, 16 महाजनपद के विषय में। तो ये आप जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीपीएससी जो पीटी वगैरह होता है, मेंस होता है, जो वीडियो सीओ बनने के लिए, आपको जो डीएसपी बनने के लिए परीक्षा होता है, उस सब में भी यही सिलेबस है और यहाँ भी आपको यही सिलेबस है। और जैसा कि आपको चेयरमैन जो है आपको बीपीएससी ने बताया है कि आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे एससीईआरटी के ही किताब से पूछे जाएंगे। और जो एससीईआरटी किताब देखेंगे चाहे एनसीईआरटी किताब देंगे, सारा टॉपिक्स आपको इस बुक में मिल जाएगा। जब मैंने इस बुक को देखा, मैंने खंगाला इसको, तो देखा कि तो सारा टॉपिक तो इसी में है, तो फिर आखिर ये इससे ही क्यों नहीं क्वेश्चन पूछेगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले इसका जो है आपको तैयारी कर लेना चाहिए। और मैं उन सभी शिक्षकों बंधुओं से भी कहना चाहता हूं कि जो सक्षमता परीक्षा भी देना चाहते हैं, तो सक्षमता परीक्षा के लिए भी ये बहुत कारगर सिद्ध होगा। क्योंकि एक किताब है आपका, इस किताब स्कूल में चलता भी है, तो यहां से बिल्कुल है प्रश्न है, चांस बिल्कुल बनता है कि यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं क्लास 6 के। देखिए, अतीत से वर्तमान किताब है और यहां से जितने भी ऑब्जेक्टिव है सारा कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द 5-6 वीडियो में कंप्लीट कर लें, ठीक है। 5-6 वीडियो में आपको हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, 5-6 वीडियो में आपका जो है ज्योग्राफी कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिला के 8 से 10 वीडियो होगा, 30 से 35 मिनट का वीडियो मिलेगा और उसमें आपको सारी तैयारी बेस वाला जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर बाद में बातें होते रहेंगी। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो है चैप्टर का जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर, देखिए ये जो पहला जो क्वेश्चन है, पहले मैंने बताया भी है कि यह जो सक्षमता परीक्षा है उसमें भी आपको कारगर साबित होगा, समझिए। क्योंकि यह सिलेबस का चीज है तो ये पूछेगा ही पूछेगा। और जब आप 6 to 8 हो, चाहे आपको 10 तक में आप सामाजिक विज्ञान का जो आप परीक्षा देने जा रहे हैं, तो उसमें भी आपको ये कारगर सिद्ध हो। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 है आपको क्लास 6 का, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। अब पहला क्वेश्चन यह है कि मनुष्य जो है, मनुष्य, पशु या पौधे के अवशेष की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का हम लोग आंसर ढूंढना, ये किताब में आप देखेंगे तो हूबहू आपको इसी टाइप का जो है ऑप्शन भी दिया हुआ है। मैंने कहीं कोई बदलाव नहीं किया, जैसे क्वेश्चन किताब में दिया हुआ है वैसे ही उठा के यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, समझे। कहीं कोई ऑप्शन भी चेंज नहीं है, यहाँ तक जो लिखा हुआ किताब में ना वैसे ही रखा गया है। तो देख लीजिए, तो हम लोग को ये जो आपको मनुष्य हो या पशु हो या पौधे के अवशेष की जो प्राचीनता है, इसका निर्धारण किस विधि से करता है।
वही हमको सिलेक्शन करना है इसमें से। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन में जो होगा कुछ कॉन्सेप्ट जो है हम आपको बताते चलेंगे और उस कॉन्सेप्ट के माध्यम से भी आप सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं जब जीवित रहते हैं ना तो कार्बन का जो है अवशोषण करते हैं, कार्बन का अवशोषण करते हैं। इसके बाद जब वो मृत हो जाते हैं यानी उनकी मृत्यु जब हो जाती है तो वो क्या करता है धीरे धीरे कार्बन वहां से छोड़ना प्रारंभ करते हैं। तो वैज्ञानिक जो है ना ये पता करते हैं कि ये जो कार्बन का जो डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले तो जब जीवित रहता है तो आपको सेंडिंग ऑर्डर में आपको लेता है कार्बन, और जब मृत हो जाता है तो ये आपको डिसेंडिंग ऑर्डर छोड़ते रहता है। तो इसी से पता चलता है कि इसका आयु कितने दिनों का है ये। तो यह पद्धति जो है कार्बन 14 पद्धति कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, अगर आप नहीं समझे तो फिर से समझ लीजिए। जैसे कि मनुष्य, पशु या पौधे जो हैं जब जीवित रहते हैं तो वो कार्बन को ग्रहण करते हैं और जैसे ही मर जाते हैं तो जैसे ग्रहण करते हैं वैसे वो छोड़ते रहते हैं। तो उसी टाइमिंग से वैज्ञानिक जो है ना पता करते हैं कि ये कितना दिन पुराना है। ठीक है, पंखा थोड़ा स्टार्ट करो। तो यह विधि जो है कार्बन 14 पद्धति कहलाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 2 है कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन पर्वत जो है अलग करते हैं। यह भी आपको सेकंड क्वेश्चन है, यानी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन पर्वत अलग करती है। ऑप्शन है हिमालय पर्वत, विंध्य पर्वत, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम समझने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर हम भारत का मैप बना लेते हैं। ठीक है, मैप बना लेंगे तो इसे थोड़ा समझने में हमको मदद मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा भारत का नक्शा है। अब इस भारत का नक्शा जब देखेंगे तो हिमालय पर्वत जो है आपको इस साइड है हिमालय पर्वत, इसका विंध्य जो पर्वत है और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो ये जो आपका है ये जो साइड कहलाता है पश्चिमी घाट कहलाता है, इस तरफ जो है आपका पूर्वी घाट कहलाता है। और ये जो है ना यहाँ पर देखिए यही विंध्य पर्वत है। तो आप देख सकते हैं कि भारत का जो ही इन नॉर्थ साइड है और इस साउथ साइड है। तो इसको अलग करने वाला कौन सा पर्वत हो जाएगा, तो ये विंध्य पर्वत हो जाएगा। यानी भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटने का काम कौन करता है, तो ये विंध्य पर्वत करता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन जो है हिमालय पर्वत नहीं होगा, पूर्वी घाट नहीं होगा, पश्चिमी घाट नहीं हो जाएगा और आपको ये नंबर 2 जो हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 था इतिहास का कि चावल का जो प्राचीन प्रमाण है कहां से मिला है। ऑप्शन है आपको कोल्डीबा है, ब्रह्मगिरी है, मेहरगढ़ है और बुर्जहोम है। तो चावल का जो प्राचीन प्रमाण जो है आपको कोल्डीबा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ऐसा आप लोग भी जो है आंसर करते रहिएगा। ठीक है, आंसर करके अपने देखते रहिएगा कि क्या आपका सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इसमें आप किताब में ही दिया हुआ था कि खाली स्थानों को भरे, तो खाली स्थान में आप यहाँ पर क्या भराएगा वही चीज आपको देखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या कहता है क ख घ अंग, ये ऐसा ही प्रश्न भी किताब में दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए डैश क्षेत्र के अधीन विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अब किस क्षेत्र, ये पूछ रहा है कौन सा जगह था जहाँ विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो इसमें जो है आपको मगध का जो क्षेत्र था, मगध का जो क्षेत्र, और मगध का क्षेत्र कहाँ था, और मगध का जो क्षेत्र था आपको बिहार में जब आप मैप देखेंगे तो बिहार का जब मैप देखेंगे तो बीच में गंगा नदी बहती है। ठीक है, और गंगा नदी के ठीक जो है आपको दक्षिण साइड में जो क्षेत्र होता है वो मगध का क्षेत्र कहलाता है। और वहीं जो है प्राचीन काल में विशाल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। अब देखिए अब ये दूसरा नंबर क्वेश्चन यानी ख नंबर देखते हैं कि भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को डैश में विभाजित किया जा सकता है। यानी भारत को भौगोलिक दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो थोड़ा सा हम मैप पर नजर डालते हैं। देखिए पीछे में मैप बनाए थे हम लोग, देखिए देखिए यहाँ पर जब देखिएगा तो यहाँ पर एक तो आपका भारत का ये हिमालय क्षेत्र हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपको दो जो है ये जो आपको बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब वगैरह का जो क्षेत्र है, बंगाल होते हुए असम का कुछ भाग आ जाता है, तो ये मैदानी इलाका आ जाता है, तो इसको हम दूसरा भाग कर लेते हैं। ठीक है, इस तरफ पश्चिम में आप देखेंगे तो कुछ मरुस्थल भाग है राजस्थान में, तो आपको तीसरा ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद
अरे बात करो रे विजय सर, हाँ ठीक है। देखिए अब यहाँ ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि ये आपको बीच का जो पठार भाग है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, तो ये आपको तीसरा भाग ले लीजिए, चौथा भाग लीजिए, चौथा भाग, ठीक है। इसके बाद ये जो आपका भाग है पूर्वी घाट, यहाँ पर देख सकते हैं ये पश्चिमी है, पश्चिम के जो भाग है, तो यहाँ पर कुछ मैदानी इलाके हैं, ठीक है। इस मैदानी इलाकों के हम क्या कर लेंगे, पचमा भाग दे देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 6 भागों में, ठीक है। तो आप किसी किसी किताब में जो है ना आपको ये वाला और ये वाला जो भाग है, तटीय भाग जो होता है, इसको एक मान लेता है। जब एक मान लेता है तो 1 2 3 4 और 5 भागों में विभाजित हो जाएगा, और जब आपको 2 मांगेगा तो कितना हो जाएगा, 6 भागों में विभाजित हो जाएगा, समझे। तो यहाँ पर हम लोग जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके हिसाब से हम लोग क्या काम करेंगे कि 5 भागों में विभाजित करते हैं, 5 भागों लिखिए, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब है कि यहाँ देखिए कुमरार नामक स्थान की खुदाई करवाई गई थी। तो ये कुमरार जो है मगध साम्राज्य में जब मौर्य वंश की जब वहाँ पर शासन था, तो उस समय मौर्य का जो राजधानी थी आपको मगध में ही थी, और कुमरार जो नामक स्थान है वहाँ पर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का से लेकर आपको अशोक तक का जो है आपको उनका जो किला था कुमरार नामक स्थान पर था, वो आज भी उसका अवशेष है। तो इसकी खुदाई ने किसने करवाई थी, तो इसकी खुदाई हम मेरे भाई यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि स्पूनर ने करवाई थी। किसने करवाया था, स्पूनर ने। अब यहाँ पर देखिएगा, अब घर नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक काल का प्रारंभ कब से हुआ था। देखिए यहाँ ऑप्शन में आंसर ही फिलअप हो गया है। तो देखिए आधुनिक काल का जो प्रारंभ है 18वीं से हुआ था, 18वीं सदी से हुआ था, ठीक है। अब देखिए अब है अंगन नंबर क्वेश्चन है कि डैश क्षेत्र में महापाषाणी संस्कृति का निर्माण हुआ था, डैश क्षेत्र में। ये क्वेश्चन नंबर जो है देखिए अंग है कि डैश क्षेत्र में महापाषाणी संस्कृति का निर्माण हुआ था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपको विंध्य पर्वत के दक्षिण भाग में यानी ब्रह्मगिरी, आप देखिएगा कि ब्रह्मगिरी एक स्थान था, ठीक है। ये कहाँ पर था, ये विंध्य पर्वत के दक्षिण भाग में, देखिए विंध्य पर्वत के दक्षिण भाग में, यहाँ विंध्य पर्वत है ना, तो इसके साइड में दक्षिण साइड में आपको ब्रह्मगिरी स्थान था। वहां पर जो है आपको ये प्रश्न का आंसर प्राप्त हो जाएगा, यानी महापाषाणी संस्कृति का निर्माण हुआ था। महापाषाणी संस्कृति का निर्माण कहाँ हुआ था, तो विंध्य पर्वत के आपको दक्षिणी भाग में ब्रह्मगिरी स्थान था, वहां पर हुआ था, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत ही फायदेमंद साबित होगा आपके, अगर खास करके आपको सामाजिक विज्ञान के जो परीक्षा देने जा रहा है, आपको 6 से लेकर 10 तक में जो आपको एग्जाम होगा उसमें ये बेसिक प्रश्न है, इसको तो आपको हर हाल में आना चाहिए। इसके बाद बाकी जो स्टैंडर्ड प्रश्न है उसको आप लोग कर लिए होंगे, क्योंकि एग्जाम का समय ज़्यादा नहीं है अब, क्योंकि एडमिट कार्ड भी अब न आ गया होगा या आने वाला होगा 1-2 रोज में, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान किस राज्य से अधिक मिला है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्राचीन भारत का, जिसमें आपको बिहार से सबसे अधिक भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के जो निशान है सबसे ज्यादा जो है आपको बिहार से प्राप्त हुआ था। क्या बोले विजय सर, बुलाना तो बुला लीजिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि अब जो है क्या कहता है कि प्रारंभिक जो है औजार अधिकांशतः किस चीज से बने होते हैं। इसको भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोहा है, पत्थर है, तांबा और कांसा है। तो सबसे पहले मानव ने पत्थर का जो है आपको औजार बनाने का प्रारंभ किया था। तो हम लोग क्या टिक लगाएंगे यहाँ पर, पत्थर का। तो यहाँ क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, जो कि यहाँ 1 ही लिखा हुआ है, तो 2। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते धाधर करते हैं। देखिए आरंभिक मानव बस्तियों से जुड़ा पैसरा नामक स्थान, पैसरा नामक स्थान बिहार के किस जिले में अवस्थित है। ध्यान दीजिएगा ये पैसरा नामक जो स्थान है ना, ये आपको मुंगेर जिला में है। पैसरा नामक स्थान है, यहीं से आपको आरंभिक मानव के बस्तियों से जुड़ा हुआ निशान मिला है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अब कहते हैं कि पाषाण काल को कितने भागों में बांटा जा सकता है। देखिए पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कितने कालों में बांटा जा सकता है? 3 कालों में। तो ये पूर्व पाषाण काल, इसको पूर्व पाषाण काल में बांट सकते हैं। पूर्व पाषाण काल में 3 भागों में बांटा जाता है। ये मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल 3 भागों में। इसके बाद नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये 3 भागों में जो है विभाजित की जाती है। किसको? पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2। देखिए इस तरह से, देखिए आपको हर हाल में इसको तो आपको करके जाना ही चाहिए, समझ गए? नहीं आइएगा तो हो सकता है आपको यहाँ से क्वेश्चन आए, बिल्कुल आएगा। और क्यों नहीं आएगा, आप देखिएगा जितने भी बुक अभी मार्केट में है, और खास करके 6 to 8 और 8 to जो है आपको 10 में सामाजिक विज्ञान के जो प्रश्न है यहाँ से पूछने के पूरी चांसेस है, क्योंकि आपको बिहार बोर्ड के ये सिलेबस में SCERT का जो किताब चलता है, तो इसलिए वहां से छांट कर ये सारे प्रश्न को लाया गया है। और इसके अलावा भी देखेंगे कि और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई बनता है तो वो भी आपको डिस्कस करेंगे, हम बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे। पहले तो ये करा देते हैं आपको। अब देखिए खाली स्थान को भरना है, ठीक है? क्या करना है? आप खाली स्थान को भरना है। देखिए भीमबेटका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भीमबेटका जो है डैश राज्य में, देखिए भीमबेटका जो है गुफा है, ये मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। इसी में यहीं पर एक गुफा है जहां पर आपको बुद्ध, जैन और हिंदू धर्म के इस गुफा में जो है चित्रकारी का मिला है, समझे? वहां आज तीनों धर्म का ये संगम स्थल है, यहाँ पे आपको चित्रकारी मिला है। अब देखिए आरंभिक मानव का मुख्य बसेरा डैश था, तो आरंभिक जो मानव था कहाँ पर रहता था? तो ये आरंभिक मानव जो है गुफा में रहता था, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 3 कि पाषाण काल के लोग मनोरंजन के लिए चित्र और डैश करते थे। आरंभिक काल के जो मानव थे पहले मनोरंजन के लिए चित्र बनाते थे और यहाँ पर क्या करते थे? नृत्य करते थे, यानी नाच गाना करते थे। डैश साल पहले दुनिया की जलवायु गर्म होने लगी, यानी करोड़ों वर्ष पहले जो है, करोड़ों वर्ष से आपको 10 साल पहले जो है दुनिया की जलवायु जो है गर्म होना प्रारंभ कर दिया था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, जल्दी जल्दी काम करते हैं। देखिए सबसे पहले किस जानवर को आदमी ने पालतू बनाया था? ऑप्शन है आपके पास कुत्ता, बंदर, गाय, बकरी। तो सबसे पहले याद रखिएगा कुत्ता को बनाया गया था, इसके बाद गाय को बनाया गया था, इसके बाद बकरी को बनाया गया था। तो इसका आंसर यही है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग भी आंसर कीजिए और बताइए कि कितना आंसर होगा, समझ गए? इसका हम लोग बढ़ते हैं लेसन अब 4 में। लेसन 4 में अब क्वेश्चन देखते हैं लेसन 4 का, ठीक है? अब क्वेश्चन है कि गेहूं का, देखिए गेहूं का प्राचीन जो साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? देखिए गेहूं का जो प्राचीन साक्ष्य जो है ये आपको मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं चावल का प्रमाण भारत में कहां से मिला है? देखिए चावल का जो प्रमाण है भारत में ये आपको कोलडीवा से प्राप्त हुआ है, कोलडीवा से। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। सुमिलित करना है। देखिए चिरौंद है, मेहरगढ़ है, बुरजहोम है और कोलडीवा है, ठीक है? तो यहां देखिएगा कि चिरौंद जो है ना आपको ये बिहार में है। चिरौंद कहाँ है? बिहार के एक सारण डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर सोनपुर जहाँ जगह है जहाँ विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, वहीं पर आपको चिरौंद जगह है बिहार में। इसका बुरजहोम कहाँ पे है? तो ये आपको कश्मीर में है, ठीक है? इसके बाद मेहरगढ़ कहाँ है? तो मेहरगढ़ आप देखिएगा तो ये आपको उत्तर प्रदेश में है। कोलडीवा कहाँ है मेरे भाई? तो ये पाकिस्तान में है, ठीक है? इस तरह से आपको मिलान कर लेना है। इस तरह से ऐतिहासिक स्थान है तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव बना के क्वेश्चन पूछ सकता है, समझे? तो ये सारा क्वेश्चन को आपको हर हाल में कर लेना चाहिए, ठीक है? अब तेजी से अभ्यास कर लीजिए, तेजी से। इसका मेरा प्रयास है ना आपको जितने भी अतीत से वर्तमान जो भी आपकी इतिहास किताब है, हमारी दुनिया जो पॉलिटी आपको ज्योग्राफी की किताब है, उसमें सारे क्वेश्चन को आपको करा दिया जाएगा, समझे? और इसका जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा जो आपके सामने क्लास के रूप में, जब तक आपको एग्जाम है 8-10 दिन बचा हुआ, मेरा प्रयास है कि जल्द से जल्द 10-12 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? चलिए
अब हम लोग कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है। हड़प्पा कालीन स्थल देखिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा कालीन स्थल है जो आपको पाकिस्तान में पड़ता है, कालीबंगा है, लोथल है। तो आप हमको हस्तिनापुर जो है ये आपको दिल्ली में ये ऐतिहासिक जो है नहीं है, हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है। तो ऑप्शन आपको ये 4 हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस शहर से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। ये क्वेश्चन पूछा है कि किस शहर से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। तो आप लोग भी इस क्वेश्चन को बनाइए कि किस शहर से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। बताइए, आप लोग बताइए कि बंदरगाह के जो है अवशेष कहां से मिले हैं। तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई कि आपको किस शहर से बंदरगाह का आपको अवशेष मिला है। तो बंदरगाह का जो अवशेष है ना, ये आपको लोथल वाले स्थान से मिला। कहां से मिला है? लोथल से मिला है। ठीक है, अब अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ठीक है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है। देखिए, इसमें से पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है। देखिए, ग्रामीण जीवन, विदेशों के साथ व्यापार, सुनियोजित नगर निर्माण, ये व्यवस्था है, ये भी है। और ग्रामीण जीवन, शहरी जीवन, तो इसका शहरी जीवन नहीं होगा, ये आपको शहरी जीवन नहीं था। ठीक है, ऑप्शन आपको ये आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। देखिए, 1921, 1925, 1927, 1921 में हुई थी और इसका दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी ने किया था। फटाफट आप लोग भी बनाते रहिए और चलते रहिए, दयाराम साहनी ने किया था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिएगा कि क्या है कि महास्नानगार, महास्नानगार, देखिए महास्नानगार किस नगर से प्राप्त हुआ। तो हम लोग समझते हैं कि महास्नानगार क्या था। देखिए, वहां पर महास्नान जो मोहनजोदड़ो में यानी हड़प्पा कालीन सभ्यता में था, इस प्रकार का पोखर टाइप का था। यहाँ सीढ़ी बनाया हुआ रहता था और यहाँ सीढ़ी, चारों तरफ आपको सीढ़ी था। यहाँ से सीढ़ी से लोग उतरते थे और इसके अंदर जो है नहाते थे। और यहाँ एक हौज हुआ करता था, इससे पानी डाला जाता था इसमें। ठीक है, इसके अलावा दूसरे मार्ग से पानी निकलकर यहाँ पर आकर पानी जमा होता था, जो गंदा पानी होता था। ठीक है, और इस हौज में पानी डलाता था और यहाँ से निकलकर यहाँ आता था, लोग इसमें स्नान करते थे। और यहाँ छोटा छोटा कमरा बना हुआ रहता था, छोटा छोटा कमरा, जहाँ पे लोग कपड़े चेंज किया करते थे। तो महास्नानगार इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि यहाँ पे जो संपन्न लोग, कहने का मतलब है ना कि राजघराने के जो लोग थे, वहाँ वही उन्हीं के परिवार के लोग यानी शाही परिवार के लोग आकर यहाँ पर स्नान किया करते थे, ऐसा प्रतीत होता है। इतिहासकार ने ऐसा बताया है। ठीक है, तो ये कहाँ पर था? तो ये ध्यान दीजिएगा, ये आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। देखिए, निम्नलिखित को आपको सुमिलित करना है और ये बताना है कि कहां से क्या मिलता था। समझ गए? तो देखिए, जो सीपिया है, पहला नंबर सीपिया कहां से मिलता था? गुजरात से। अब हम लोग को सोना की बात करते हैं, तो सोना जो है आपको प्राप्त होता था कर्नाटक से। ठीक है, इसके बाद अब चांदी, देखिए ऑप्शन कुछ गड़बड़ा गया है। देखिए, ई वाला ऑप्शन यहाँ आना चाहिए, ई वाला ऑप्शन यहाँ जाना चाहिए। ठीक है, तो सीपिया कहां से प्राप्त होता था? गुजरात से। ये ठीक है, ये चांदी यहां पर आता। ठीक है, चांदी और ईरान, थोड़ा सा नहीं गड़बड़ हो गया है। ठीक है, इसको सुधारते हैं। देखिए, यहां पर जो चांदी जो है ना, ईरान से प्राप्त होता था। कहां से प्राप्त होता था? ईरान से। अब फिरोजा जो है ये आपको मध्य एशिया से प्राप्त हुआ। थोड़ा सा ऑप्शन में इधर उधर हो गया। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, सोना जो आज भी कर्नाटक, आप केजीएफ फिल्म देखे होंगे तो उसमें सोना का जो कर्नाटक में ही है, कोलार जगह है, समझे, वहीं से सोना प्राप्त होता है। सीपिया जो है गुजरात से प्राप्त होता है, फिरोजा कहाँ से? मध्य एशिया से। और उस समय जो है चांदी जो है ईरान से लोग प्राप्त करते थे। ठीक है, चलिए इस चैप्टर अभी कंप्लीट हो गया। हम लोग अगला चैप्टर देखते हैं। चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन अब आपके सामने आएगा। चैप्टर नंबर 6 का वैदिक सभ्यता से संबंधित प्रश्न आएंगे। ठीक है,
अब वैदिक सभ्यता से संबंधित प्रश्न, ठीक है। तो देखिए चैप्टर नंबर 6 अब ये स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर वेदों की कुल संख्या कितनी थी? आप लोग जैसा कि जानते हैं कि वेद जो है 4 थे। 4 थे, कौन कौन थे? ऋग्वेद, अब याद ऋग्वेद था, सामवेद था, अथर्ववेद और यजुर्वेद। कौन कौन वेद था? वेद 4 थे। कौन कौन वेद था? आपको ऋग्वेद था, ऋग्वेद, इसके बाद आपको सामवेद, इसके बाद अथर्ववेद, ध्यान दीजिएगा अथर्ववेद, ठीक है। इसके बाद यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद था। तो 4 वेद थे, 1, 2 और 3 और ये 4। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धनाधन कर रहेंगे सारा क्वेश्चन को। पुरुष सूक्त किस वेद में है? पुरुष सूक्त किस वेद में है? ये आपको क्वेश्चन है कि पुरुष सूक्त, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, समझे। पुरुष सूक्त किस वेद में है? तो आप ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका वर्णन जो है, पुरुष सूक्त का वर्णन जो है ऋग्वेद में किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा कि ऋग्वेद काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था? ऋग्वेद काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो यहाँ पर कृषि काल जो है प्रमुख व्यवसाय था। देखिए ऋग्वेद का प्रमुख कृषि नहीं हुआ, ये पशुपालन हो जाएगा। ऋग्वेद काल का जो क्या था प्रमुख व्यवसाय जो है आपको पशुपालन था। ऋग्वेद का प्रमुख व्यवसाय क्या था? पशुपालन। अब हम लोग देखते हैं एक आपको इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव आएगा इसके बाद देखते हैं। अभी एक और क्वेश्चन बचा हुआ है। देखिए इनाम गांव, इससे समझ, इनाम गांव जो है किस राज्य में स्थित है? इनाम गांव ये भी आपको ऐतिहासिक स्थल है, ये आपको महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? आपको महाराष्ट्र में। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि खाली स्थान को भरे। आर्यों का जो विस्तार जो है, बुला लीजिए, आर्यों का जो विस्तार है बिहार के 10 नदी तक था। तो बिहार के गंडक नदी तक इसका फैलाव जो है गंडक नदी तक था। सबसे प्राचीन वेद कौन है? सबसे प्राचीन वेद मेरे दोस्त ये आपको ऋग्वेद है। कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। ऋग्वैदिक आर्य डैश अनाज पैदा करते थे, डैश। अब इसमें देखिए डैश अनाज पैदा करते थे। अब इसमें कौन सा जो आर्य जो थे ऋग्वैदिक, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, इसमें जौ, जिसको उस समय एब कहा जाता था, वह अनाज पैदा करते थे। अब है इनाम गांव। देखिए अभी क्वेश्चन बता थे कि इनाम गांव जो है ताम्रपाषाण बस्ती है और ये कहां पर स्थित है? अभी जस्ट इससे पीछे वाला क्वेश्चन बताया है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? महाराष्ट्र में है। वैदिक कबीले के प्रधान को डैश कहा जाता था। थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक है। देखिए वैदिक कबीले के प्रधान को डैश कहा जाता था। देखिए वैदिक काल जो थे उसमें जो कबीले होते थे उनके प्रधान को क्या कहा था? कबीले होते क्या थे? जैसे कि कोई समूह में चलते थे लोग, 25-50 लोग के जो एक ही परिवार के सदस्य होते थे, वो क्या चलते थे? समूह में सभी लोग एक ग्रुप बना लेते थे और उसी में चला करते थे। तो उसके जो हेड होते थे वो जो है वैदिक सभ्यता में उनको राजन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजन। अब देखिए चैप्टर नंबर 7 भी आपका कंप्लीट, 6 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 7 में, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 जो है प्रारंभिक राज्य। अब यहाँ पर आप जनपद के विषय में आपको प्रश्न है। इसमें जनपद देखिए क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब इसमें हम बताएंगे, कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बनेगा ना उसको भी लेकर आएंगे हम, ठीक है। फिलहाल तो आप यही सब चीज देखिए। पहला क्वेश्चन है कि महाजनपदों का विवरण प्राप्त होता है। ये आपको चैप्टर नंबर 7 आ गए हम लोग। अब चैप्टर नंबर 7 में देखिए, हाँ चैप्टर नंबर 7 देखिए, महाजन पदों का विवरण प्राप्त होता है। महाजन जो पद है इसका जो विवरण कहां से प्राप्त होता है, किस वेद में प्राप्त किया गया था, कहां से प्राप्त होता है? तो देखिए इसका जो वर्णन है बौद्ध एवं जैन ग्रंथ में किया गया था, ठीक है। कहां किया गया था? बौद्ध एवं जैन ग्रंथ में। अगला क्वेश्चन है
पंखा बंद करता, हाँ बंद करता। देखिए क्वेश्चन था कि महाजन पदों का विवरण जो है प्राप्त होता है किस ऋग्वेद में वर्णन है, कि बौद्ध एवं जैन ग्रंथ में वर्णन है, या चित्र धूसर पात्र में वर्णन है, या ब्राह्मण ग्रंथ में वर्णन है। तो इसका वर्णन मेरे भाई बौद्ध एवं जैन ग्रंथ में वर्णन किया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित है? इसमें से पूछता है कौन सा जनपद जो है महाजनपद बिहार में स्थित है। तो देखिए अंग महाजनपद, जिसकी राजधानी कहाँ पर थी? चंपा थी, जिसकी राजधानी चंपा थी। इसके बाद एक मगध राजधानी थी, मगध महाजनपद था, जिसकी राजधानी आपको वर्तमान पटना यानी कि पाटलिपुत्र में इसकी राजधानी थी। दो ही आपको महाजनपद थे जो आपको बिहार में स्थित थे, यानी वर्तमान बिहार में स्थित थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मिला लेते हैं, राजा भूमि की उपज का कितना हिस्सा प्राप्त करता था? देखिए अगला ये क्वेश्चन है, राजा जो है भूमि की उपज का कितना हिस्सा प्राप्त करता था। ठीक है, देखिए राजा जो है ना भूमि का आपको 5वां भाग जो है ये प्राप्त करता था। कितना भाग प्राप्त करता था? तो 5वां भाग प्राप्त करता था। चलिए हम आगे देखते हैं। मगध के शासक अजातशत्रु की राजधानी कहाँ थी? देखिए मगध की जो शासक था अजातशत्रु, उसकी जो है राजधानी कहाँ थी? ये देखिए उस समय मगध की जो राजधानी है ना अजातशत्रु के समय राजगीर में थी। कहाँ पर थी? राजगीर में थी। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा गणराज था? निम्नलिखित में से कौन गणराज था? देखिए मगध गणराज नहीं था, कौशल नहीं था, वत्स नहीं था, तो आपको गणराज कौन था मेरे भाई? ये ध्यान दीजिएगा, लिच्छवी गणराज था। कौन था राजधानी? लिच्छवी एक गणराज के रूप में प्रचलित था। अब देखिए रिक्त स्थानों को भरना है, तो इसमें अवंती का राजा जो है उस समय कौन था? अवंती जो है अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में ये जगह है, समझे, मध्य प्रदेश में। ये भी एक आपको महाजनपद था, 16 महाजनपद था, उसमें एक अवंती भी था, जो वर्तमान में जो फिल्म आप देखे होंगे बाहुबली, उसमें नहीं वर्णन है, महिषामती है ना, महिषामती ही अवंती का एक राजधानी भी थी। तो वहां का राजा कौन था, ये आपको प्रश्न है। तो यहाँ चंद्रप्रद्योत थे, यहाँ का राजा चंद्रप्रद्योत राजा था। बजित संघ की राजधानी कहाँ थी? ध्यान दीजिएगा, बजित संघ की राजधानी ये आपको वैशाली थी। पाटलीग्राम की स्थापना डैश ने की। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है थोड़ा मिला लेते हैं। पाटलीग्राम, देखिए पाटली जो अभी जो वर्तमान पटना है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो देखिए पाटलीग्राम अजातशत्रु ने पाटलीग्राम को, देखिए पाटलीग्राम की स्थापना की थी। यह एक सैनिक छावनी था। क्या था मेरे भाई? यह आपको सैनिक छावनी था। क्या था आपका? ये सैनिक छावनी था, जिसको बाद में जो है अजातशत्रु ने पाटलीग्राम को ये राजधानी के रूप में तब्दील कर दिया, और यह क्या बन गया? राजधानी बन गया। और आज के डेट में यह पटना के रूप में तब्दील हो चुका है, और यह पटना जो है बिहार की राजधानी है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? देखिएगा गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। चलिए अगला देखते हैं, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक आपको ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव थे। चलिए हमारा इसका आगे देखते हैं। महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया, ये महावीर ने है कब निर्वाण प्राप्त किया था? यानी
68 ईसा पूर्व में महावीर की निर्वाण प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन छूट गया का इसमें हो? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? देखिए ऑप्शन है कि जल मंदिर कहाँ अवस्थित है, पावापुरी, राजगिरी, नालंदा, वैशाली। तो ये मेरे भाई ये जल मंदिर जो है आपको पावापुरी में स्थित है। देखिए ये चैप्टर नंबर जो है ना ये अब 8 आ चुका है, चैप्टर नंबर 8 चुका है, 8 का ये प्रश्न चल रहा है, ठीक है। तो 8 का आप देखिएगा, इसके बाद हम लोग जितना भी इसमें फैक्ट्स होंगे ना इसका भी क्लास कर लेंगे, ठीक है, बहुत जल्द कर लेंगे, ठीक है। बेसिक प्रश्न अभी जो भी प्रश्न है इसको ऑब्जेक्टिव पहले सॉल्व कर लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों की सहायता से खाली स्थान को भरे। देखिए महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? देखिए इसमें आंसर ही भरा गया था, सारनाथ में दिया था, ठीक है। यह घटना डैश कहलाता है। जो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था कि यहाँ भी क्वेश्चन है, तो ये आपको हो जाता है सारनाथ में। क्वेश्चन किधर से किधर कर दिए हो, उल्टा पुल्टा कर दिए हो क्या भाई? चलिए दिया, यह घटना डैश कहलाता है। इसको इस घटना को धर्म परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म परिवर्तन। जब पहला जो उपदेश जो है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और यह घटना जो है धर्म परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? धर्म परिवर्तन कहलाता है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध ने जीवन जीने के लिए डैश अपनाने की सलाह दी। बुद्ध ने जीवन जीने के लिए डैश सलाह दी या मध्यम मार्ग अपनाने की सलाह दी। क्या दिए थे? इन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने की सलाह दी थी। मध्यम मार्ग अपनाने की सलाह दी। नचिकेता, अगला क्वेश्चन, नचिकेता की कहानी डैश से ली गई है। नचिकेता की जो कहानी है यह आपको उपनिषद से ली गई है। कहां से ली गई है? तो इसमें आपको उपनिषद से ली गई है, ठीक है। अब डैश देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन, उपनिषद में डैश विषयों पर चर्चा मिलती है। उपनिषद में किस विषयों पर चर्चा मिलती है? यह आपको इसमें अभागा आपको कठिन विषयों पर चर्चा मिलती है। क्या मिलती है? कठिन विषयों पर चर्चा मिलती है। महावीर के लिए डैश शब्द का प्रयोग हुआ है। महावीर के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया है? जीन शब्द के लिए शब्द प्रयोग हुआ है। छठा क्वेश्चन है कि बौद्ध और जैन संघों के अनुयायी डैश मांग कर खाते थे। क्या मांग खाते थे? ये जो आपको जैनी हो चाहे बौद्ध हो, उनके जो अनुयायी थे ना वो भिक्षा मांगकर क्या करते थे? अपना भरण पोषण करते थे, यानी भिक्षा मांगकर खाते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमिलित करना है। देखिए बोध गया, गार्गी है, तिरत्न है, विचारों का संकलन है, बिंबिसार है। देखिए बोध गया किस लिए प्रसिद्ध है? महात्मा बुद्ध के लिए प्रसिद्ध, ठीक है। तिरत्न किस में वर्णन किया गया है? तो जैन धर्म में वर्णन किया गया है। विचारों का संकलन, देखिए गार्गी कौन थी? एक प्रमुख स्त्री विचारक थी। इसके बाद बिंबिसार जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। विचारों का संकलन ये किसमें वर्णन है? ये उपनिषद में, ठीक है। तो इस प्रकार मिलान करके आपको, चूंकि देखिए इससे आपको अगर 1 से 2 क्वेश्चन भी अगर आ जाता है ना, समझिए कि मेरा मेहनत जो है आपके लिए सफल हो जाएगा, ठीक है। तो आप यदि सामाजिक विज्ञान के इस वीडियो को आप 1 बार 2 बार देखिए। अभी चैप्टर नंबर जो है 8 आपका कंप्लीट करा दिए हैं आपका, समझे। चैप्टर नंबर ये 8 है ना, देख लेते जरा सा एक बार। देखिए चैप्टर नंबर, हाँ बिल्कुल सही है, चैप्टर नंबर 8 का ये सारा प्रश्न है, समझिए। कोशिश करते हैं कि आज चैप्टर इसको कंप्लीट कर देते हैं। चैप्टर 9 हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब ये आ गया है महावीर के उपदेशों को लिखे। ये आप लोग के लिए अगर कुछ उपदेश जानते हैं तो यहाँ पर लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, उपनिषद में किन विचारों का उल्लेख मिलता है? तो ये आपको
ये किन विचारों का उल्लेख मिलता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें नैतिक विचारों का ज्यादातर वर्णन किया गया उपनिषद में, जीवन से जुड़ी हुई सारी बातें का। ठीक है, अब हम चैप्टर नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं और 9 का जो ऑब्जेक्टिव देखते हैं, चैप्टर नंबर 9 का देखिए। हाँ, चैप्टर नंबर 9 आ गया। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 यहां से शुरू हो रहा है। सम्राट अशोक कहाँ का शासक था? तो देखिए, सम्राट अशोक जैसा कि जानते हैं ये आपका मगध का सम्राट था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, किस उपदेश ने सम्राट अशोक को प्रभावित किया? देखिए, महात्मा बुद्ध के उपदेश से ही उन्होंने जब कलिंग की चढ़ाई किया था और कलिंग में जब युद्ध लड़े थे, उसी समय से इनके विचारों से ये युद्ध के लिए जो है ना, मतलब क्या कहते हैं, युद्ध के लिए इनके मन में जो है अहिंसा जो किए, हिंसा जो किए, वहीं से जो है बहुत सा हिंसा किए और इसके बाद ये जो है आपका इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है कलिंग युद्ध के बाद, और तब जो है ये बौद्ध धर्म अपना लेते हैं और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार खूब करते हैं। और इनकी जो पुत्री रहती है संघमित्रा और पुत्र रहता है महेंद्र, जिनको जो है आपको श्रीलंका भेजती है। श्रीलंका भेज कर जगह जगह शिलालेख लिखवाते हैं और घूम घूम कर प्रचार करते हैं बौद्ध धर्म के, उनके बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत है उसका प्रचार जोरों से करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगला देखते हैं। अशोक के साम्राज्य में प्रशासन का उच्च पदाधिकारी होता था, उसको उच्च पदाधिकारी को क्या कहते थे? देखिए, ग्रामिक होता ग्राम लेवल पर था, समाहर्ता राजस्व वसूलने वाला था, पुरोहित यानी अशोक के साथ प्रशासन का उच्च पदाधिकारी होता था, इसको अमात्य कहा जाता था, अमात्य कहते थे। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध को जीतने के बाद अशोक का मन दुख से भर गया था? देखिए, अशोक का जब युद्ध जो है, अशोक जो है कलिंग युद्ध में जब जीता था, इसी के बाद इसका मन जो है दुख से भर गया था। देखिए, सम्राट अशोक इसलिए महान है कि एक क्रूर शासक जो है उनका हृदय कैसे परिवर्तन हो जाता है, ये आप सम्राट अशोक से सीख सकते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम बिल्कुल आ सकता है, पूरी संभावना है। जेम्स प्रिंसेप, जो आपको ब्राह्मी लिपि में ये लिखी, जितना भी अशोक का शिलालेख था ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था, प्राकृत भाषा में, संस्कृत में भी था, कुछ और भी लिपि में लिखे गए थे, जिसका जो है पढ़ने का काम सबसे प्रथम जेम्स प्रिंसेप ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छोटे एवं स्वतंत्र किसानों को क्या कहा जाता था उस समय? छोटे एवं स्वतंत्र किसानों को क्या कहा जाता था सम्राट अशोक के समय में? ये अब आपको आ गया चैप्टर नंबर 10 में आ गए हम लोग। देखिए, चैप्टर नंबर 10, यहां से चैप्टर 10 का ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ठीक है, चैप्टर 10 का बस आज जो है आपको सारे क्वेश्चन जो है इसको एक ही वीडियो में जो है ना कंप्लीट कर लिया जाएगा। बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए आप लोग भी। ठीक है, देखिए, छोटे एवं स्वतंत्र किसान को गृहपति के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसको क्या कहते थे? गृहपति। अगला जो क्वेश्चन है आपका, संगमकालीन दक्षिण भारतीय संपन्न किसानों को क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक, कैडसियार, बेल्लार या उनवार? देखिए, इसमें ऑप्शन है 2 नंबर ऑप्शन जो है, 2 क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका हो जाएगा बेल्लार। क्या कहता था? संगमकालीन दक्षिण भारतीय संपन्न किसानों को बेल्लार कहा जाता था। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, संगमकालीन व्यापारी कौन नहीं है? देखिए, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था? देखिए, सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। इसके बाद रुद्रदामन जो है इसकी मरम्मती वगैरह कराए थे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, संगमकालीन व्यापारिक नगर कौन नहीं है? देखिए, संगम जो कालीन उस समय व्यापार हुआ करता था, तो पुहार भी था, उदयपुर भी था, तोंडी भी था। उस समय जो कन्याकुमारी जो है यही नहीं था। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? घ। ये आपको आंसर हो जाएगा, दिस इज आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था? इसमें से बताना है कि प्रसिद्ध यूनानी शासक इसमें से कौन था? कनिष्क था, पुष्यमित्र शुंग था या कौन था? अब हम लोग ये चैप्टर में बढ़ गए हैं, चैप्टर नंबर 11।
यहां से आपका 11 शुरू हो रहा है। देखिए यह जो है आपका चैप्टर जो है 11 से है, यहाँ चैप्टर नंबर 11 है। तो प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था, तो इसमें कनिष्क हो जाएगा प्रसिद्ध यूनानी शासक। इसका अगला देखते हैं, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। अब देखिए कनिष्क की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, काबुल था, पेशावर था, अमृतसर था, या कहाँ पर था कनिष्क की राजधानी। ठीक है, तो देखिए कनिष्क की जो राजधानी थी वो पेशावर में था। कहाँ पर था, पेशावर, वही पेशावर जो पाकिस्तान में है अभी। ठीक है, पाकिस्तान में वही पेशावर जिसको फिरोजपुर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, सुंग वंश का संस्थापक कौन था। देखिए सुंग वंश का संस्थापक आप पुष्यमित्र सुंग था। ठीक है, और इसी का वंश का था अग्निमित्र। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब रिक्त स्थानों को भरना है। मौर्य वंश के बाद डैश वंश मगध पर शासन किया था। देखिए मौर्य वंश के अंतिम जो शासक थे वीरद्रथ, उसकी हत्या कर देता है पुष्यमित्र सुंग और सुंग वंश की स्थापना करता है। ठीक है, इंडो ग्रीक राजा भारत में डैश से आए थे। कहां से आए थे, इंडो जो ग्रीक जो राजा थे वो भारत में कहां से आए थे। ठीक है, इसको भरना था। इसमें हम क्या भरेंगे, यूनान, ये यूनान से आए थे। इसके बाद सुदर्शन झील का मरम्मत डैश ने करवाई थी। सुदर्शन झील का मरम्मत इससे पहले भी हमें क्वेश्चन देखे हैं, उसमें बताए थे कि इसका आंसर हो जाएगा रुद्रदामन जो है, रुद्रदामन जो है इसकी मरम्मत जब करवाए थे। डैश वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क थे। किस वंश के राजा थे, कनिष्क, डैश वंश के। अब इसमें क्या भराएगा, तो देखिए या आपको जो है ना कनिष्क जो है ये कुषाण वंश के शासक थे। कौन सा वंश के थे, ये कुषाण वंश के। अगला है कि कनिष्क ने डैश धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। देखिए ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया और इसका प्रचार प्रसार किया। ठीक है, अब यहां से हम लोग देखते हैं, बस लास्ट ही है, चैप्टर नंबर समाप्त हो रहा है धीरे धीरे। अब यहां पर आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, देखिए देखिए यह जो है, हाँ देखिए स्तूप कहाँ मिल जाएगा, ये सांची में। ठीक है, इसके महायान, महाहीनयान और महायान जो है बौद्ध धर्म का ये क्या था आपका भाग था। ठीक है, इसके बाद रुद्रदामन जो है ये शाक शासक था, शाक शासक। इसके बाद देखिएगा मिनांडर और मिलिंद पनाह बच गया। तो मिलिंद पनाह जो इंडो ग्रीक शासक था। ठीक है, और ये इंडो ग्रीक शासक होने के साथ साथ इन्हीं को भी हम देखिए मिनांडर और मिलिंद पनाह दोनों जो है एक ही थे। ठीक है, ये दोनों एक ही थे, दोनों में रिपीट हो गया है तो टाइपिंग में मिस्टेक है। तो आप मिनांडर और मिलिंद पनाह एक ही थे, जो ये बौद्ध ग्रंथ से भी संबंधित है और इंडो ग्रीक शासक भी थे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला देखते हैं कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति जो है किसने लिखी है। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति ये आपको किसने लिखी है, ये आपको चैप्टर नंबर आ चुका है। अब आपका चैप्टर नंबर आ चुका है 12। बहुत जल्द ही अब इसको समाप्त कर देंगे। 14 चैप्टर है और 14 चैप्टर को जल्द ही समाप्त करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव को। चैप्टर नंबर 12। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो क्वेश्चन समुद्रगुप्त जो है ना की प्रशस्ति किसने लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी जो प्रशस्ति हरिसेन ने लिखी थी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन जो है किस वंश का राजा था, हर्षवर्धन। देखिए ये मौर्य गुप्त वंश का तो नहीं था। ठीक है, मौर्य वंश का तो नहीं था, गौखरी वंश ये भी नहीं था, पुष्यभूति वंश का ये शासक था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि मेहरौली के लौ स्तंभ किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है। मेहरौली के जो लौ स्तंभ है ये इससे आपको किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है। तो देखिए इससे जो है
आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में जानकारी मिलती है, इसी से संबंधित है मेहरौली लौह स्तंभ। ये आपको दिल्ली में है, वर्तमान जो है दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को प्रवेश कैसे मिलता था। राजा के कहने पर सवाल पूछ के जांच परीक्षा द्वारा, देखिए उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में रिविजन के लिए जांच परीक्षा हुआ करता था, इंटरव्यू, सवाल पूछ के जांच परीक्षा द्वारा ही एडमिशन किया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट इसको आपको अब कर लेना है। ऐहोल अभिलेख किस राजा के प्रशस्ति है। ऐहोल अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछ सकता है कि ऐहोल जो अभिलेख है किस राजा से संबंधित है। तो देखिएगा ये आपको पुलकेशिन जो है द्वितीय से संबंधित है। अब हम लोग चैप्टर समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। अभिज्ञान शकुंतलम, देखिए अभिज्ञान शकुंतलम की रचना कालिदास ने की। यह क्या है, देखिए यह क्या है, यह एक नाटक है। क्या है, एक नाटक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि मंदिर के महत्वपूर्ण, लगता है क्वेश्चन आगे भरा, हाँ ठीक है। ये आपको आगे हम लोग चैप्टर नंबर 14 में देखिए, चैप्टर नंबर 13 में पहुंच चुके हैं। अब हम लोग फटाफट कर लेते हैं इसको, मेरे भाई ध्यान दीजिएगा। देखिए अब देखिए मंदिर के, देखिए महत्वपूर्ण भाग जहां देवताओं की प्रतिमा रखी जाती थी, क्या कहलाता था, गोपुरम, गर्भगिरी, दलान। देखिए इसमें गर्भगिरी में ही ना आपको देवताओं को स्थापित किया जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, दशावतार मंदिर में किस देवता की प्रतिमा है। दशावतार मंदिर में किस देवता की प्रतिमा है, यह जो आपका चैप्टर नंबर 13 का है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ये आपको 10 अवतार जो है विष्णु ही लिया करते, शिव का तो कोई अवतार नहीं है, बुद्ध का भी नहीं है, ब्रह्मा का भी नहीं है, तो अवतार लेने का काम कौन करते हैं, विष्णु जी करते हैं। तो 10 अवतार मंदिर किस देवता की प्रतिमा है, तो ये विष्णु का हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर देखते हैं कि इनमें सबसे पहले किस पुस्तक की रचना हुई है। अब ध्यान देना कि इसमें सबसे पहले देखिए सबसे पुराना तो ऋग्वेद ही है, ऋग्वेद की रचना हुई थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, इनमें से तमिल साहित्य कौन है। देखिए देवी चंद्र गुप्तम, कुमार संभवम, मृच्छकटिकम, ये आपको तमिल ये हो जाएगा, आपको शिल्पदिक्रम जो है ये हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यहाँ पर समाप्त हुआ 13 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं लास्ट 14 में है कि नहीं। 14 का कोई ऑब्जेक्टिव है, नहीं है जी, नहीं बिल्कुल नहीं। अब मेरे साथियों ये सामाजिक विज्ञान का आपको SCERT का किताब का, मैं बार फिर से देख सकते हैं कि आपको SCERT किताब का अतीत से वर्तमान क्लास 6 का जो है आपको इतिहास का जो है ऑब्जेक्टिव जो आपको बुक में दिया हुआ है, उस सारे ऑब्जेक्टिव को मैंने अब कंप्लीट करा दिया है। और अब जो है अगला वीडियो में जो है क्लास 7 का आपको लेकर आएंगे। ठीक है, और उसको भी आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसी प्रकार दूसरा वीडियो हो जाएगा, इसका तीसरा वीडियो क्लास 8 का होगा। 3 वीडियो में आप क्लास 6, 7 खत्म। ठीक है, इसके बाद फिर हम आपको 3 वीडियो लाएंगे, ज्योग्राफी का लाएंगे। ठीक है, तो 6 वीडियो हो जाएगा, 6 वीडियो में आपको कंप्लीट, और इसके बाद थ्योरी सेक्शन का आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, अब जितना जल्द हो सके आप इस वीडियो को देख लीजिए। जो भी अपने तैयारी है ना, तैयारी को धार देने के लिए आपको ये पढ़ना अति आवश्यक, क्योंकि बेसिक चीज है। सारा चीज तैयारी कर लीजिएगा, लेकिन बेसिक आपको नहीं, मतलब ये यहाँ से आपको क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। SCERT किताब से ही पूछेगा, तो क्यों नहीं आप इस प्रश्न को कर लीजिएगा। अब यह ऑब्जेक्टिव हो गया। अब इससे जो टॉपिक इसमें दिया हुआ है और उसको थोड़ा गहराई में जाकर क्वेश्चन निकाल के और आप लोग के सामने परोस देंगे। और इस वीडियो को इतना फैला दीजिए ना कि हर बंदे के पास पहुंच जाए और उसको ये लाभ ले सके, समझिए। तो आपको अपने मित्रों, दोस्तों जितना भी है ना, उसको लगातार फैला दीजिए, समझिए। जितना हो सके शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए या ना कीजिए, लेकिन उसको शेयर जरूर कीजिए। और तब जाके ताकि इससे कोई लाभ ले सके, कोई विद्यार्थी, आपके कोई दोस्त, आपके संगे साथी, आप एग्जाम पास कर जाएंगे तो आपको ही खुशी मिलेगा। तो यानी बिहार BPSC 6 to 8
और 8 to 10 सामाजिक विज्ञान के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न जो चैप्टर में दिया हुआ है उसी को सॉल्व किए हैं। इसका 7 करेंगे, इसको 8 करेंगे एक वीडियो में, ठीक है। 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसका एक नोट्स बना के आपके सामने परोसेंगे, उसको नोट्स को समझा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप, मेरा फर्स्ट वीडियो है ये, आपको अगर आप लोग कोऑपरेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो इसके अलावे मैं वीडियो लाऊंगा, और नहीं तो मेरा प्रयास जो यहीं पर दिल टूट जाएगा, तो फिर आगे प्रयास नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जितना हो सके मेहनत कीजिए, और इसको तैयारी में एक धार देने के लिए, एक चमक देने के लिए इस वीडियो को भी आप पूरा देख लीजिए, ठीक है। तो आप मेरा हौसला को और बढ़े इसके लिए आप प्रयास कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।